जी बिल्कुल राजीव जी, एक तस्वीर दिखाई देती है और जिस तरीके से आज चुनाव शुरू हुआ है और जो अभी तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और उसमें राजीव जी कल जिस तरीके से 17 ठिकानों पर झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक ईडी की छापेमारी हुई, उसके बाद ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस कर रही है और उसको लग रहा है कि झारखंड हाथ में नहीं आ रहा शायद इस तरीके की, चूँकि फिर ईडी की एंट्री अंतिम समय में करवाई गई तो और उसको ईडी की एंट्री को एक तरीके से कहा जाए कि जस्टिफाई किया जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने कल अपनी बाइट में कि अलग से काम करती है एजेंसी, उसका दबाव, मतलब इस तरीके उन्होंने सफाई देने की एक तरीके से कोशिश की। तो ये साफ तौर पे समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में दबाव महसूस कर रही है। दूसरा राजीव जी की 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ समझौता नहीं किया था, इस बार वो आजसू के साथ समझौता करके चुनाव में है। दूसरा ये कि उसने इस बार जनता दल यू के साथ भी समझौता किया है, चिराग पासवान की एलजेपी के साथ भी समझौता किया है, यानी इस बार वो कई दलों के साथ समझौते में गई है। और जो एक अकेले सब पर भारी वाली भारतीय जनता पार्टी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, वो एक अकेले सब पर भारी अब नज़र नहीं आ रही है, चूँकि उसको गठबंधन में जाकर लड़ना पड़ रहा है। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो आज जो कुछ खास मुकाबले हैं उनमें जमशेदपुर पूर्व की सीट जो है यहाँ भाजपा की पूर्णिमा दास हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय उड़ीसा के गवर्नर हैं रघुवर दास, उनकी बहू हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार से है। डॉक्टर अजय कुमार जो है वो आईपीएस अधिकारी रहे और जमशेदपुर के सांसद भी रह चुके हैं। और राजीव जी यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रघुवर दास हैं वो छुट्टी लेकर आए हुए हैं, वो वोट डालने जाएंगे और आज उन्होंने कहा है कि वो अपने परिवार के साथ वोट डालने जाएंगे। आरोप ये लग रहे थे कि रघुवर दास जो है वहाँ बैठकर कैंपेनिंग कर रहे हैं अपनी बहू के लिए। चुनाव आयोग से शिकायतें भी हुई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। अच्छा, जो जमशेदपुर पश्चिम है राजीव जी, यहाँ जदयू के सरयू राय हैं और कांग्रेस के बन्ना गुप्ता आमने सामने हैं। यानी सरयू राय जो थे वो पहले पूर्व से थे, अब चूँकि वहाँ उनकी पुत्रवधू लड़ रही हैं रघुवर दास की, तो वो जमशेदपुर पश्चिम से लड़ रहे हैं सरयू राय, बड़े हैं। और गढ़वा सीट जो है राजीव जी, यहाँ जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर और भाजपा के सत्येंद्र तिवारी, इनके बीच मुकाबला है। और कुल मिला के राजीव जी देखा जाए तो 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां जो हैं वो तैनात की गई हैं इस समय। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वोट जो है वोटिंग प्रतिशत अभी तक सुबह 9 बजे 13.04% यानी 13% कह लीजिए 13% की पोलिंग हुई है यहाँ झारखंड में। झारखंड का सूरत हाल, झारखंड में आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार है इस वक्त और बहुत मजबूत यहाँ पर तगड़ा मुकाबला है झारखंड में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। और इस मुकाबले में कौन खरा उतरता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें जो हैं पिछले 6 महीने में आपने बदलते हुए देखी हैं। उन तस्वीरों में एक सबसे बड़ी बात कि 31 जनवरी 2024 को ही अचानक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं ईडी के जरिए हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होता है। झारखंड में मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद दिया जाता है। चंपाई सोरेन 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहते हैं, 5 महीने में निकल के जेल से निकल कर आते हैं हेमंत सोरेन, फिर उस कुर्सी पर हेमंत सोरेन बैठते हैं और चंपाई सोरेन जो हैं वो अपनी पार्टी ही छोड़ देते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब चंपाई सोरेन खुद और बाबूलाल सोरेन उनके बेटे, ये दोनों मैदान में है, चुनावी मैदान में है और दोनों का मुकाबला जो है वो बहुत ही कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। दूसरी तरफ और भी कई मुकाबले हैं जिसकी बात कह रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, जिसके बारे में बता रहे थे। डॉक्टर अजय कुमार हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, लेकिन उनके सामने पूर्णिमा दास हैं जो रहने वाली खुद तो छत्तीसगढ़ की हैं, बहू हैं रघुवर दास की। और रघुवर दास इस वक्त ओडिशा के राज्यपाल हैं, लेकिन छुट्टी लेकर पूरा अपनी बहू के प्रचार में लगे रहे जमशेदपुर में। और यहां पर जो काफी शिकायतें भी हुई कि एक राज्यपाल को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, न कि उन्हें चुनाव प्रचार में एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं बीजेपी जो है वो कहीं भी ऐसी गरिमा, ऐसी प्रतिष्ठा और ऐसे आचरणों की बात कहां सुनती है। नरेंद्र मोदी के भाषणों को भी आप सुन लीजिए, उनके कई भाषण ऐसे होते हैं जो गरिमामय नहीं होते हैं, चाहे उनके और भी सहयोगी साथियों के भाषण सुन लीजिए। और यही सूरत हाल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का भी है। तो पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो इस वक्त ध्वस्त है और ऐसे में अगर आप किसी
इस ढंग के जहां पर थोड़ा लॉजिकल बातचीत हो, इसकी अगर आप गुंजाइश या उम्मीद करते हैं तो शायद ये आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि देश उस दिशा में जा चुका है जिस दिशा में आपको वहां से वापस आकर और थोड़ा सा एक आइडल पोजीशन में जाएं, एक आदर्शवादिता जिसको कहते हैं उस दिशा में अगर जाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपको ठोकर लगेगी, क्योंकि देश अब आदर्शवादिता के राह पर नहीं है। और जिसमें आज जैसे देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में भी हैं, बिहार में भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में और बिहार में इसलिए क्योंकि बिहार में भी आज उपचुनाव है। आज 10 राज्यों की 31 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें एक उपचुनाव वायनाड में भी है और वायनाड में प्रियंका गांधी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। आज उनकी किस्मत का भी है जो पिटारा बंद होगा, यानी आज प्रियंका गांधी अगर आज के इस पोलिंग में वहां की जनता प्रियंका गांधी के पक्ष में वोट देकर आती है तो लोकसभा में इस शीतकालीन सत्र में आज आप प्रियंका गांधी को एक वायनाड से सांसद के रूप में देखेंगे। देखिए, प्रियंका गांधी की तस्वीर अभी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अगर इनकी बाइट हो तो जरूर ले आइए स्क्रीन पे। लेकिन आइए जरा सुन लेते हैं क्या कह रही है प्रियंका गांधी, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ 10 राज्य 31 जिले 31 सीटें, माफी चाहूंगा, 10 राज्य 31 सीटें जहां पर उपचुनाव, उसके अलावा झारखंड अपने आप में जहां पर 81 टोटल सीटें हैं विधानसभा की और उनमें 43 सीटों पर मतदान। पहले प्रियंका गांधी को सुनिए। As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me and to work for them and to be their representative. There are a lot of controversies regarding that Churanmala landslide issue and last that's Waqf board issue, and how is your response on these things? On this policy? I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you close the majority of Rahul? That is to be seen. We will see. Okay. तो सुन रहे थे आप यहाँ प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी आज वायनाड में इनकी सीट पर भी पोलिंग हो रही है और यहाँ से एक्टिव पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में कदम रख चुकी प्रियंका गांधी का जो किस्मत है उसका पिटारा आज बंद होगा, जिसको खोला जाएगा 23 तारीख को। रिजल्ट 23 तारीख को आएगा और आप जानते हैं कि 2 बार के सांसद वहां से राहुल गांधी रहे वायनाड से। 2014 में 2019 में राहुल गांधी वहां से जीत के आए, फिर 2024 में वहीं से जीत के आए, लेकिन 2024 में राहुल गांधी रायबरेली से भी जीते और रायबरेली की सीट उन्होंने अपने पास रख ली थी। 2019 में अमेठी और वायनाड से राहुल गांधी 2 सीटों से लड़े थे। अमेठी में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन वायनाड से जबरदस्त जीत उन्हें हासिल हुई थी और सांसद बने थे वायनाड से। तो वायनाड से 2 बार के सांसद राहुल गांधी वायनाड छोड़ चुके हैं। वो सीट अब प्रियंका गांधी के हवाले कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सीट और इस सीट पर लड़ रही हैं प्रियंका गांधी, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मैं यहां का सांसद रहूं ना रहूं, लेकिन यहां पर आपकी सेवा करता रहूंगा। और प्रियंका गांधी यहां पर अगर सांसद चुन के आती हैं तो वो सेवा करेंगी ही। एक्टिव पॉलिटिक्स में अब प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। तो यहां 31 सीटें जो उपचुनाव की हो रही हैं उन पर भी नजरें, हमारी निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की सीट भी है, जिसमें बिहार की सीट भी है, मध्य प्रदेश की सीट भी है और ऐसे ही अब जब इधर आते हैं वायनाड की सीट भी है और इधर अगर आते हैं आप झारखंड देखते हैं तो झारखंड की 43 सीट्स पर जो पोलिंग है उसमें सुबह 9 बजे तक 13% की पोलिंग हुई है। 955 ऐसी 950 ऐसी सीटें हैं जहां पर शाम 4 बजे तक पोलिंग बूथ है, ऐसे सीटें नहीं बूथ हैं जहां पर शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी और उसके अलावा बाकी जो है वो 5 बजे तक, यानी 5 बजे वोटिंग आज समाप्त। इसके बाद दूसरे फेज का इंतजार होगा झारखंड में जहां 38 सीटें रहेंगी और इधर महाराष्ट्र में जहां 288 सीटें हैं। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 तारीख को वोटिंग और इधर झारखंड में 38 सीटों पर, बचे हुए 38 सीटें जो हैं उस पर भी 20 तारीख को वोटिंग और उसके बाद 23 तारीख को इंतजार रिजल्ट का। लेकिन उससे पहले जो कुछ चल रहा है उसमें अभी हम रघुबर दास की बात कर रहे थे। रघुबर दास की बहू लड़ रही हैं चुनाव और वो पूर्णिमा दास, जो पूर्णिमा साहू हैं, शादी के बाद पूर्णिमा दास हो गई, लेकिन पूर्णिमा दास के लिए
वोट मांगने आए उनके ससुर जी, जो अभी इस वक्त जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के झारखंड के, जो ओडिशा के इस वक्त राज्यपाल हैं और वो काफी कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। अजय कुमार को आप देख रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, काफी मजबूत प्रत्याशी हैं, ये भी वोट डालने के लिए आए हैं। अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और झारखंड से इन तस्वीरों को आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग उपचुनावों के भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत कुछ है और इसमें सबसे बड़ी बात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दोनों जबरदस्त मुकाबले में। एक बात और बता रहा था आपको कि 5 महीने जब ये जेल में रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी छोड़कर, उसके बाद जब लौट के आते हैं तो चंपाई सोरेन उस कुर्सी से उतरते हैं, लेकिन कुर्सी से उतरना उनको नागवार गुजरता है और पार्टी ही छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद की स्थितियां क्या होती हैं ये आप लोग जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले चंपाई सोरेन मंच पे थे, बाबूलाल सोरेन मंच पे थे और उसी मंच पर अमित शाह उनको बाबूलाल सोरेन, एक्चुअली इनके बेटे बाबूलाल सोरेन हैं, तो ये दोनों थे। जरा आइए उस बाइट को सुना देते हैं जिस बाइट में ये ओ चंपाई जी इधर आइए, ओ बाबूलाल इधर आओ जो कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। इसकी काफी खिंचाई, काफी भर्त्सना हुई है, लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चंपाई सोरेन जो कि कोल्हान के टाइगर कहे जाते थे, उनकी क्या स्थिति हो गई, ये सारी बातें उनको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक कमेंट, छोटा सा कमेंट चाहूंगा अमलेंदु जी। चंपाई सोरेन का पाला बदलना कितना असरकारी हो सकता है झारखंड में? देखिए राजीव जी, अब ये कितना असरकारी होगा ये तो मालूम पड़ जाएगा 23 नवंबर को। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो चंपाई सोरेन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और चंपाई सोरेन अगर कुछ लाभप्रद होते भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अकेले भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते, उनके साथ एक आध विधायक तो कम से कम जाता ही। जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो राजीव जी और वो पार्टी बदले और उसके साथ एक भी विधायक ना हो तो आप समझ सकते हैं वो कितना असर डालेंगे। दूसरा ये कि वो उनके बदले जिनको मंत्री बनाया गया है कोल्हान के नए टाइगर, वो वहाँ ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। और चंपाई सोरेन के विषय में वहाँ लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, चूँकि सबको लग रहा है कि चंपाई सोरेन ने विश्वासघात किया है। तो विश्वासघाती का टैग लगाकर चंपाई सोरेन गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में और भी कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी हैं, मधु कोड़ा हैं, लेकिन उनके ऊपर राजीव जी इस तरीके के विश्वासघाती का टैग नहीं लगा है जिस तरीके से चंपाई सोरेन के ऊपर लगा है। तो मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त पूर्व मुख्यमंत्रियों में दिखाई पड़ते हैं झारखंड में इस समय राजीव जी। जी जी, आइए जरा सुन लेते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे चंपाई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन और ये तमाम जो हैं चुनावी मैदान में हैं। और इस चुनावी सभा में जब अमित शाह बुलाते हैं तो कैसे बुला रहे हैं, सुनिए जरा। मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? बाबूलाल जी आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपाई जी आगे आओ, चंपाई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल। दिनेश आनंद आगे आओ, चंपाई जी आगे आओ, चंपाई जी, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपाई जी आगे आओ, चंपाई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। हमारे तीनों चंपाई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। ये जो है यही लोगों को नागवार गुजरता है, इसलिए क्योंकि चंपाई जी जो हैं इनका ये कोल्हान के टाइगर कहे जाते थे। लेकिन यहाँ बीजेपी में आने के बाद इनकी क्या स्थिति हो गई है ये आप जानते हैं। जंगल में एक शेर होता है और दूसरा गीदड़ भी होता है। और ये कहानियां हम लोग जंगल की जब कहानियां जंगल बुक में और ऐसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो कहानियां जो हैं कहीं ना कहीं जब ऐसे मंचों पर और ऐसे पार्टियों में, जहां एक पार्टी जहां आपकी इतनी इज्जत हुई कि कल्पना सोरेन चंपाई चाचा कहती हैं मंच से कि हमारे चंपाई चाचा यहाँ मौजूद हैं। आप याद कीजिए ये भाषण कल्पना सोरेन का पहला भाषण जो मुंबई में उन्होंने दिया था, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी विशाल रैली हुई थी उसमें, और चंपाई चाचा कह के संबोधित किया था। और यहां पर अमित शाह क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया। तो ये तस्वीर भी है जिससे चंपाई सोरेन की किस्मत का पिटारा जब आज बंद होगा तो इसके बाद खुलेगा तो कहां जाएगा, उसकी तस्वीर जो ये है, उसी
तकदीर को बयां कर रही हैं ये बातें। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि यहां से क्या चंपाई सोरेन वो इज्जत जो मिलता रहा, जो जिस इज्जत के वो हकदार थे, जो ये पाते रहे, वो मिल पाएगी वो इज्जत इनको यहां पे कि नहीं मिल पाएगी? बीजेपी में क्या मिल रहा है वो आपने देख लिया, सुन लिया, अमित शाह जी जिस ढंग से बुला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है अमलेंदु जी कि यहां से परिस्थितियां बहुत कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी में हैं, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार के पुराने मुख्यमंत्री से लेकर कद्दावर नेता हैं। और बीजेपी में सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो सिर्फ खरीदने में माहिर कहे जाते हैं, वो इस चुनाव को अब बहुत नजदीक से देख रहे हैं। कल ईडी की छापेमारी हुई और ईडी की छापेमारी में ईडी के प्रवक्ताओं ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के इस नेता ने, हेमंता बिस्वा शर्मा ने ईडी की तरफ से बयान देते हुए यह कहा कि यहां पर चूंकि घुसपैठिए बहुत हैं और उनके तार कहीं ना कहीं फंडिंग से है, पैसे के लेन देन से है, इसलिए यहां पर ईडी की छापेमारी है। यह बात एक मुख्यमंत्री को कहना चाहिए या ईडी के लोगों को कहना चाहिए, ये तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें मैं रख रहा हूं, चंपाई सोरेन की तस्वीर, हेमंता बिस्वा शर्मा की तस्वीर, अमित शाह की तस्वीर, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, इन सबको देखिए तो कितना यहां पर मजबूत स्थिति दिखाई देती है इंडिया गठबंधन की, कि यहां इन लोगों को अपने खेमे में और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए राजीव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती तो भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर से कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा नहीं करना पड़ता। तमाम जगह से झाड़ू पोंछ के बुहार के जो है अपने आप भर्ती कर रहे हैं लोगों को। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में संकट में दिखाई पड़ रही है। दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ज़बरदस्त प्रहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत ही ज़्यादा तिलमिलाई हुई नज़र आती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा है उसकी हवा दोनों पति पत्नी मिलकर राजीव जी ज़बरदस्त तरीके से निकाल रहे हैं। और सोने में सुहागा ये है कि राहुल गांधी ने वहाँ जाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है और सिमडेगा में जाकर उन्होंने जिस तरीके से लव यू कहा राजीव जी, तो वो मोहब्बत की दुकान और लव यू जो है ये वहाँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजीव जी अपना एजेंडा तय नहीं कर पा रही है। वो सोच रही थी शायद बांग्लादेशियों के सहारे जो है वो सत्ता में आ जाएगी और वहाँ कुछ कर लेगी, लेकिन जो पलटवार किया हेमंत सोरेन ने, बड़ा ज़बरदस्त पलटवार था उनका कि बांग्लादेशियों से दोस्ती निभाते हो और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उसको अपने शरण दे देते हो और बताते हो, बदनाम कर रहे हो झारखंडियों को कि यहाँ बांग्लादेशी आगे फंस गए। तो जो बांग्लादेशी का मसला ये उठा रहे थे राजीव जी, वो भारतीय जनता पार्टी के गले में उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है राजीव जी और उसके जिस तरीके से कारनामे सामने आ रहे हैं, उसमें ये साफ तौर पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के जल जंगल ज़मीन पे कब्जा करने को लेकर बहुत ज़्यादा आतुर है और उसकी सारी नीतियां उसी हिसाब से दिखाई पड़ रही हैं। और ये एक आम धारणा जो है वो झारखंड में बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो झारखंड के जल जंगल ज़मीन को अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले कर देगी राजीव जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट वहाँ फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो थोड़ी सी राहत है वो उस पिक्चर को देखकर, उस फिगर को देखकर है जिसमें 2019 का लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव, 2019 के विधानसभा चुनाव पर भारी पड़ते हुए, और उसमें बीजेपी जो है वो ज्यादा बीजेपी को गेन हुआ था। यानी सीटें जो उस समय थी वो बीजेपी के पाले में खाते में 2019 में 13 सीटें थीं जो बढ़कर हो सकती हैं, क्योंकि 50% की पोलिंग इनके पक्ष में हुई थी। यानी 50% लोग जो हैं उन्होंने वोट दिया था बीजेपी के पक्ष में 2024 में, लेकिन के लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति होगी, क्या सूरत हाल होगा, यह देखना होगा। यह बात यहां एक डिस्क्लेमर के साथ जरूर कहना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनाव केंद्र के मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं, विधानसभा के चुनाव लोकल मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। विधानसभा चुनाव में 2019 में 13 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा, 17 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा की थीं, 8 सीटें थीं कांग्रेस के पास और 13 सीटें थी बीजेपी के पास। तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये जो 43 सीटें 43 सीट्स हैं, इसमें 28 सीटें इंडिया गठबंधन और 13 सीटें एनडीए के पास और 4 सीटें अदर्स के खाते में। ये अलग तस्वीर है यहाँ की, खासकर
झारखंड की 43 सीटें और उसमें क्या कुछ है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात कि 13% की वोटिंग हुई है और मूल मुद्दे अगर देखे जाए तो एक जो महिला सम्मान यानी मैया सम्मान योजना, वो कितना यहां पर आपको दिखाई देता है कि कारगर साबित हो सकता है? राजीव जी, काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा वो मैया सम्मान योजना। वो मैया सम्मान योजना भी, दूसरा राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को लेकर जिस तरीके की नीति रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत संकट में डाल रही है। और राजीव जी, झारखंड में महिला मतदाता काफ़ी संख्या में हैं, पुरुषों से लगभग बराबर ही, और कई सीटों पर तो पुरुषों से ज़्यादा उनकी संख्या है। और कल्पना सोरेन महिलाओं के लिए एक राजीव जी नया करिश्मा कहिए, एक नई सनसनी बनकर उभरी हैं जिस तरीके से, तो महिला मतदाताओं पर काफ़ी ज़्यादा असर कल्पना सोरेन का देखा जा रहा है। और मैया सम्मान योजना जो है, इसको लेकर ये साफ समझ में आ रहा है कि महिलाओं में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है और उनको लग रहा है कि कल्पना सोरेन का प्रभाव अगर इस सरकार पे आने वाली पे रहेगा तो महिलाओं के लिए वहाँ काफ़ी काम हो सकते हैं। तो ये राजीव जी, अच्छा दूसरा, प्रधानमंत्री ने भी जाके राजीव जी जिस तरीके से वो बेटी ले जाएंगे, इस तरह की जो बातें की, उसका भी उल्टा असर जो भारतीय जनता पार्टी पर ही हुआ है राजीव जी। तो भारतीय जनता पार्टी महिला के मामले पर काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई नज़र आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, महिला के मामले में भारतीय जनता पार्टी यहां पर काफी घिरी हुई नजर आ रही है। और महिला सम्मान योजना, यहां पर अब एक दूसरी तस्वीर यह है कि महिला सम्मान योजना में अभी तक 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। 57 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ हो चुका है, मिल चुका है। झारखंड में 57 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। लेकिन यहां से तस्वीर दूसरी हो सकती है, क्योंकि यहां अब 2500 रुपए महीना देने का वादा है। और जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा, अभी चौथी किस्त मिल चुकी है वहां पे महिलाओं को, लेकिन जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा और दिसंबर महीने की जो 5वीं किस्त होगी वो 2500 के हिसाब से होगी। तो एक बड़ा लाभ मिल सकता है और ये महिलाओं को जो बेनिफिट है, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, वहां महागठबंधन की सरकार दे रही है, अगर इधर टर्नआउट यानी कि महिलाएं यहां आती हैं, क्योंकि टोटल महिलाओं की संख्या जो है 1,29 लाख वोटर्स महिला हैं, 1,31 लाख के लगभग पुरुष हैं। तो 1,29 लाख टोटल वोटर्स जो हैं महिलाओं की, उसमें से 57 लाख महिलाओं की यानी 50% महिलाओं को अमलेंदु जी ऑलरेडी वहां पर इसका लाभ मिल रहा है। और यह संख्या अगर 10-20% और बढ़ जाती है तो आप समझ लीजिए कि यहां पर परिस्थितियां पलट सकती हैं, यानी महिला बिल्कुल बम्पर वोटिंग कर सकते हैं। और यहीं पर कहीं ना कहीं परेशानी में बीजेपी दिखाई देती है। बीजेपी ऐसा ही काम कर रही है वहां पे महाराष्ट्र में। लाड़की बहन योजना जो है, लाड़की बहन योजना, और उसके जरिए वहां पर महिलाओं को साधने की कोशिश है। लेकिन वहां पर इंडिया गठबंधन ने यानी महाविकास अघाड़ी ने वहां पर वादा किया है 3000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का और बस का सफर फ्री करने का। ये दो जो वादा है ये बहुत कारगर साबित हो सकता है महाराष्ट्र में भी। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि पहले से एनरोलमेंट महिलाओं का है, वो कितना इधर जाती हैं वो बहुत कुछ है। महाराष्ट्र की धरती से हम लोग कल से आपको पहुंचाएंगे वहां की रिपोर्ट, जमीनी हकीकत, वो आप कल से देखिएगा, महाराष्ट्र से ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले जब हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में महिलाओं की भागीदारी और इसमें महिला वोटर्स की भागीदारी कितनी होती है, महिलाओं का टर्नआउट जो है वो आज कैसा रहता है, कितने % पुरुष बाहर निकल के आते हैं, कितने % महिला बाहर निकल के आती हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को कितना यहां पर वोट मिल पाता, महिलाओं का समर्थन कितना मिल पाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार को, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन तस्वीरों में सबसे बड़ी चीज कि आप जो अमित शाह की तस्वीर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये वही है थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी। लेकिन बहुत लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने भी वोट डाल दिया है, वो वोट डालने गए थे। और उसके अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें आप देख लीजिए, ये सब अलग अलग जगहों की पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं जो सीधे झारखंड से आ रही हैं। डॉक्टर अजय कुमार रांची के पास जमशेदपुर है और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और वोट डालने के लिए डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ये हैं। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट देखिए, लिख रहे हैं झारखंड चुनाव के प्रथम चरण वायनाड लोकसभा उपचुनाव व 10 राज्यों के 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव
के लिए मतदान आज शुरू हो गया है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वो लोकतंत्र व संविधान को मजबूत व सशक्त बनाने के लिए अपना बहुमूल्य वोट जरूर डालें। झारखंड की जनता को सभी के सामाजिक न्याय, समावेशी विकास व सुशासन एवं जल, जंगल, जमीन व जनजातीय सभ्यता के संरक्षण के लिए वोट देना है, ये बात कह रहे हैं। ईवीएम पर बटन दबाने से पहले आपको सोचना है कि हमें केवल जन जन का जुड़ाव व भागीदारी सुनिश्चित करने वाली सरकार बनानी है। जनता को बांटने वाली, गुमराह करने वाली व ध्रुवीकरण करने वाली सरकार नहीं बनानी है। तभी संविधान के मूल्यों को हम बचा पाएंगे। जो हमारे साथी पहली बार मतदान कर रहे हैं उनका हम स्वागत व अभिनंदन करते हैं। सोच समझकर अपने अधिकारों का निर्वहन करें, मतदान जरूर करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड के वोटर्स को अपील करते हुए कि आप आइए मतदान जरूर करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, ये कह रहे हैं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इन चुनावों में और इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि इनकी बातों को आप तक हम रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमारे साथी यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ देर में और कुछ एक साथी जुड़ेंगे, उन तक भी आपको हम ले चलेंगे। और इस बीच इंडिया गठबंधन, एनडीए और अदर्स के खाते में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। और 13% की पोलिंग हुई है अभी तक यहाँ पे और झारखंड में। और झारखंड में बहुत कुछ ऐसे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। झारखंड की सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो ये है कि 43 सीटों पे जो पोलिंग हो रही है इसमें 26 सीटें आरक्षित हैं, 17 सीटें रिजर्व हैं। यानी जो आरक्षित सीटें हैं वो आरक्षित सीटें ज़्यादा हैं, रिजर्व सीटें ज़्यादा हैं और यहाँ दूसरी सीटें यानी कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व वो 17 है और 20 अनुसूचित जनजाति के लिए और 8 अनुसूचित जाति के लिए, यानी 28 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 17 जो हैं वो सामान्य सीटें हैं। आज जो 43 सीटें हो रही हैं उनमें से जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 26 सीटें हैं यानी 20 एसटी और ये जो 20 एसटी है इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी मजबूत है अमलेंदु जी, काफ़ी मजबूत है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया और हेमंत सोरेन जिनको हम जानते हैं 5 महीने जेल रहे और यहाँ पर एक बात करनी पड़ेगी कल्पना सोरेन की, काफ़ी मेहनत करती हुई नजर आती है। कल्पना सोरेन के इंटरव्यू को भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया था, मैंने और प्रशांत जी ने, और उनको भी आपने देखा होगा। एक अलग तस्वीर दिखाई देती है कल्पना सोरेन की, एक अलग तस्वीर दिखाई देती है हेमंत सोरेन की। मैं चाहूँगा अपनी टीम से कहूँगा कि अगर कल्पना सोरेन की छोटी सी अगर कोई इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट दिखा सकते हैं तो ज़रूर दिखाइएगा। हेमंत सोरेन के भी इंटरव्यू का एक छोटा पार्ट आज दिखाना चाहें तो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों नेता डीबी लाइव से इन दोनों ने बहुत खुलकर चर्चा की थी और चर्चा में अपनी बातों को बहुत खुलकर यहां रखा था। कल्पना सोरेन उभरती हुई नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि पहले ही यानी फर्स्ट बॉल पे ही सिक्सर लगाने वाली नेता कही मानी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से उनकी जो तस्वीर दिखाई देती है एक सधी हुई मजी हुई नेता के रूप में वो दिखाई देती हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि परिवार में वही उन्होंने देखा है। हालांकि उनका जो अपना बैकग्राउंड है, उनका जो पिता और माता का पक्ष जो है यानी उनका जो मैके का पक्ष है, वहां पर उनके पिताजी कल्पना सोरेन के वो आर्मी मैन हैं और पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जब वो ससुराल आती हैं तो पूरा का पूरा खानदान पॉलिटिकल बैकग्राउंड का मिलता है और वहां पर अपने आप को वो कैसे साधती हैं, अपने आप को कैसे इस तपस्या में मजबूत करती हैं, वो सब कुछ दिखाई देता है। कल्पना सोरेन की तारीफ जितनी की जाए कम है, इसलिए क्योंकि एक वज्रपात होता है, आपका पति जेल चला जाता है, पूरा का पूरा एक परिस्थितियां जो हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे में आप उभर के आती हैं और चंपाई चाचा आप कहती हैं, लेकिन वही चंपाई चाचा आपके साथ दगाबाजी करते हैं, वो चले जाते हैं दूसरे खेमे में। पॉलिटिक्स में हालांकि ये सब कुछ चलता रहता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन फिर भी यहां जानना ये जरूरी, समझना जरूरी है, क्योंकि इन परिस्थितियों में आप जानते हैं कि कई लोग टूट भी जाते हैं।
आपने देखा होगा दो नेताओं को, एक कल्पना सोरेन और दूसरा यहां सुनीता केजरीवाल भी आई थी दिल्ली में, लेकिन सुनीता केजरीवाल कहां हैं उनको आप देखिए। सुनीता केजरीवाल और ये दोनों अलग अलग तस्वीरें वहां पर आपको दिखाई देती हैं। लेकिन एक छोटा सा कमेंट जरूर चाहूंगा आपसे कल्पना सोरेन पे। देखिए राजीव जी, कल्पना सोरेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बड़ी नेता बनकर उभरी हैं और सीधी बात राजीव जी ये कि कल्पना सोरेन हार्ट टू हार्ट जो है वो दिल में उतर रही हैं, मतलब महिलाओं के खास तौर से वो दिल में उतर रही हैं और सीधा संवाद स्थापित कर रही हैं। और जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रहार हैं उनका वो जो जवाब दे रही है, पलटवार कर रही है राजीव जी, वो बहुत ज़्यादा मारक है और जनता की समझ में सीधी सीधे वो बातें आ रही हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों वाला मुद्दा उठाया तो कल्पना सोरेन ने तुरंत सवाल पूछा कि भाई 24 साल में से 20 साल तो आप थे सरकार में, तो 20 साल आपने घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका? और झारखंड कौन सा बॉर्डर स्टेट है जो यहाँ घुसपैठिए आ जाएंगे? ये घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो आपके राज्यों से आ रहे हैं, तो आप इसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? यानी कि मोदी जी और अमित शाह जो है वो फेल साबित हो रहे हैं घुसपैठियों के मामले में, ये समझा जाएगा। तो और महिलाओं के बीच राजीव जी बहुत ज़बरदस्त तरीके की एक तरीके कहा जाए अपील कल्पना सोरेन की है। और हेमंत सोरेन के जाने के बाद, जेल जाने के बाद राजीव जी जिस तरीके से उनका राजनीति में पदार्पण हुआ और एक तरह से कहा जा सकता है कि वो संघर्ष के दौर में राजीव जी आई, और अगर सत्ता मतलब एक तरीका कहा जाए पारिवारिक उसको बढ़ाने के लिए आगे आना होता तो पहले भी कल्पना सोरेन आ सकती थी चुनाव के मैदान में या राजनीति में, लेकिन पहले वो नहीं आई। और चंपई सोरेन जिस समय मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे उस समय भी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था अगर ये होता कि परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में लेकर आना है और सत्ता में जो है उसको अपनी सौंपा जाना, जैसा कि लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को लाकर किया था। लेकिन अब लगता है राजीव जी कि लालू प्रसाद यादव ने शायद उस समय ठीक किया था राबड़ी देवी जी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाकर, क्योंकि चंपई सोरेन ने जिस तरीके से विश्वासघात किया हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ, उसके बाद ये लगता है कि वो लालू प्रसाद यादव का वो एकदम सही फैसला था। तो कल्पना सोरेन काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आ रही हैं। दूसरी बात ये राजीव जी कि कल्पना सोरेन पढ़ी लिखी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जो आदिवासी मुद्दे हैं राजीव जी उन पर गहरी पकड़ कल्पना सोरेन की दिखाई पड़ती है और वो उन सारे मसलों को उठा रही हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। कल्पना सोरेन लगातार, और कल फॉर्म 17C का जिक्र कर रही थी, कह रही थी कल्पना सोरेन कि आप जब सुबह जाएंगे कल पोलिंग के लिए और वहां पर बूथ पे आपको क्या क्या करना है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी मैदान में कल्पना सोरेन फॉर्म 17C का जिक्र कर रही थी। जरा स्क्रीन पर ले आइए उस तस्वीर को, इनकी बाइट को, और सुनना आज जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां पर कैसे तैयारियां हो रही हैं ये देख लीजिए जरा। मैं हमारे पार्टी में जितने भी बूथ एजेंट हैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, कभी हमारा 13 तारीख को मतदान है, आप सुबह में उठ करके सबसे पहले जा करके आपको वहाँ पर में जब ये मॉक ट्रायल होगा उस समय में जा करके बैठना है और वहाँ जा करके 17C का फॉर्म भरवा करके साइन करा करके आना है। ये लक्ष्य लेकर के आपको जाना है। आज हम झारखंड में या झारखंड के साथ पूरे देश में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अगर देश चलेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। और यहाँ पर हम अपने आरक्षण की बात, हम अपने मान सम्मान की बात और हमारा जो आदिवासी सरना धर्म कोड है हमने जो पारित कराया है उसको केंद्र सरकार से भी पारित करवाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो यहां पर क्या लक्ष्य है और क्या करना है ये सब कुछ बता रही हैं कल्पना सोरेन। आप जब बूथ पे जाइए तो आपको क्या करना है ये बता रही हैं, और सरना कोड की बात कर रही हैं आदिवासियों के लिए और महिलाओं के लिए, ये सारी बातें यहां रखते हुए तो एक तरफ से एक तस्वीर दिखाई देती है। 13% की पोलिंग हो चुकी है सुबह 9 बजे तक, और ये जो करेक्ट फिगर है वो स्क्रीन पे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 2019 में 27 सीटें
आई थी। 27 सीटें कैसे आई थी वो बता रहा हूं आपको। 17 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी, तो 17 और 8 25 सीटें हो गई। इसके बाद आरजेडी की 1 सीट थी तो 26 सीट हो गई, और एनसीपी की 1 सीट थी तो 27 सीट हो गई। ये 27 सीटें थी 2019 में इंडिया गठबंधन के पास। एनसीपी आरजेडी 1-1, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी 8 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 17। तो ये 27 सीटें इस प्रकार इनकी। एनडीए में, एनडीए यानी बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल, बीजेपी की कुल 13 सीटें और 1 सीट झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी जिसका उन्होंने विलय कर दिया। जेवीएम, आपको याद होगा, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, ये विलय कर लिया था उन्होंने। और झारखंड विकास मोर्चा के मुखिया थे बाबूलाल मरांडी, जो अब अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं बीजेपी में। तो इस प्रकार बीजेपी के खाते में उस समय 14 सीटें, ऊपर थोड़ा सा फिगर हमारा ठीक नहीं आ रहा था, उसको चेंज कर दिया गया है। और करेक्ट फिगर 2019 में किसको कितनी सीटें आई थी वो स्क्रीन पे आप इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के फिगर्स आप तक हम रख रहे हैं। 27 सीटें और इन 43 सीटों की बात हम कर रहे हैं। इन 43 सीट्स में से 27 सीटें थी इंडिया के पास में, एनडीए के पास में 14 और अदर्स के खाते में 2 सीटें, अदर्स इंडिपेंडेंट। लेकिन कहां कितनी सीटों पर मतदान हो रहे हैं वो आप स्क्रीन पर लेफ्ट साइड देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में खूंटी से लेकर और कितने परसेंट, एक आप देख रहे हैं कहां कितनी सीटें हैं, दूसरा उसको पलटते जब पन्ना पलट रहा है तो आप उसमें प्रतिशत देख रहे हैं। गुमला में 13.93%, रांची में 12.06%। ये पोलिंग आप देख रहे हैं कि कहां कितने प्रतिशत की पोलिंग हुई है सुबह 9 बजे तक। ये आंकड़े हम आप तक रख रहे हैं। तो अलग अलग आंकड़े हैं। राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, वो भी जरा स्क्रीन पर ले आइएगा तो उस ट्वीट को भी देखेंगे। और राहुल गांधी लोगों को अपील करते हुए लोगों से कि आइए आप वोट दीजिए। राहुल गांधी के ट्वीट के अलावा भी बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात कि वायनाड में भी आज पोलिंग हो रही है। वायनाड में पोलिंग का प्रतिशत क्या है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और बाय इलेक्शंस जो हो रहे हैं वो एक केरल में सिर्फ और सिर्फ वायनाड में है लोकसभा का, और वहां भी वायनाड में भी 13.4% की पोलिंग है। तो वायनाड में भी 13% की पोलिंग। और राहुल के ट्वीट देखिए, झारखंड के भाइयों बहनों, आज आपके यहां पहले चरण की वोटिंग हो रही है। मैं आप सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने अधिकारों की रक्षा एवं संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट अवश्य डालें। इंडिया को दिया आपका हर वोट 7 गारंटियों के माध्यम से आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा और सामाजिक न्याय को सशक्त करेगा। वोट फॉर इंडिया, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। इंडिया को दिया आपका हर वोट 7 गारंटियों के माध्यम से आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा और सामाजिक न्याय को सशक्त करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर राहुल गांधी लिख रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी यहां से एक तस्वीर पेश करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने 7 गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों की बात कर रहे हैं। वो जीवन में ये गारंटियां कैसे समृद्धि ला सकता है उसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो अलग अलग तस्वीरें दोस्तों, इन तस्वीरों का जिक्र हम कर रहे हैं। और इसमें इस वक्त आप देख रहे हैं अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार जो पूर्व IPS हैं, वो वोटिंग कर रहे हैं, मतदान केंद्र के अंदर हैं। ऐसी तस्वीरें आप तक आती रहेंगी। और अभी तक जो वोटिंग हुई है उसमें देख लीजिए, सिमडेगा में 15.09% की वोटिंग हुई है। सिमडेगा के अलावा पूर्वी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला, इन सब जगहों पर अलग अलग जिलों में पोलिंग, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला, इन सब जगहों पर पोलिंग हो रही है। और तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। झारखंड की एक तस्वीर जिससे बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोहरदगा में भी आज है चुनाव, पश्चिमी सिंहभूम में चुनाव है, रांची में चुनाव है, खूंटी में चुनाव है, लोहरदगा में है, गढ़वा है, कोडरमा है। और कहां कितने प्रतिशत, 15% से ज्यादा की पोलिंग नहीं है, लगभग 15.5% मैक्सिमम। और इसके अलावा वायनाड में भी पोलिंग हो रही है। पोलिंग जो है और भी कई जगहों पे अलग अलग
तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर आप डॉक्टर अजय कुमार की देख रहे हैं। झारखंड में 13.04% की पोलिंग, लेकिन यहाँ से एक दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म कर चुका है, पार कर चुका है। सबसे बड़ी बात कि जब 5 महीने के लिए जेल गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन, उसके बाद आदिवासियों के बीच एक लहर उत्पन्न हुई इनके पक्ष में, और वो पक्ष में लहर जो है अब वोटों में कितना तब्दील करवा पाते हैं हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी कितना करवा पाती है, इसका जिक्र हम करेंगे जिस दिन नतीजे आएंगे, यानी 23 तारीख को, 23 नवंबर को। लेकिन उससे पहले आज कितने प्रतिशत लोग बाहर निकलते हैं, वो कितना निकल के वोट देते हैं, ये देखना बड़ा मज़ेदार रहेगा। इसलिए क्योंकि अगर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। अगर लोगों में निराशा रहती है तो थोड़ा सा कम होता है, हालांकि अब वो भी नहीं रहता कि ज़्यादा कम की बात, लेकिन फिर भी आशा निराशा के बीच चुनाव होते हैं। कई मतदाताओं के बीच एक उम्मीद रहती है और कई जो कैंडिडेट होते हैं उनके बीच उम्मीद रहती है। आइए जरा सुन लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो ANI को यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, जो उनसे भी सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, इसलिए इन तस्वीरों को आप तक हम लाते रहेंगे। हमारे तमाम साथी मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। अमलेंदु जी के अलावा समीर जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी परिचय करवाऊंगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर अजय कुमार की किस्मत भी दांव पे है और इनके सामने कद्दावर नेता रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास है मैदान में। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ अजय डॉक्टर अजय कुमार जी। मैं बस जमशेदपुर के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से अपार प्यार मिला है। सब लोग अपने घर से निकल के वोट डालें। हमें पूरा विश्वास है कि जमशेदपुर के मतदानकर्ता जो है एक स्वच्छ छवि के लोग व्यक्ति को चुनेंगे। पहले भी हमने हमेशा कहा है कि हमने जमशेदपुर का सेवा किया है और 5 साल सेवा करेंगे तो कोई निराश नहीं होगा। ये हमारा वादा भी और आश्वासन भी है। लगातार ये जो सीट है बीजेपी का पाले में रहा है, 4 बार रघुवर दास, 1 बार सरयू राय ने इस चीज हासिल की है। क्या लग रहा है इस बार आपके लिए मुकाबला कितना नहीं, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि एक परिवार के हरकतें से लोग परेशान हैं, दिल में लोग परेशान हो गए और जमशेदपुर की जनता बहुत समझदार है, भारत की जनता वैसे समझदार है, तो उचित निर्णय लेंगे और पूरा अपार प्यार है हर जगह। आप चारों तरफ से मैं देख रहा हूँ, तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हम लोग जीतेंगे। जो विकास होना चाहिए जमशेदपुर की इसमें क्या लग रहा है कि उतना हुआ है? ये 40 चलो बात कैमरा लगा हुआ बाहर। तो यहाँ आप देख रहे थे, 2 साथी हमारे जुड़ चुके हैं यहाँ, अमलेंदु उपाध्याय जी और समीर जी, दोनों, आप दोनों का स्वागत है। और अलग अलग हम सबकी बाइट और तस्वीरें आप तक पेश कर रहे हैं। झारखंड चुनाव और उस चुनाव विधानसभा चुनाव की तस्वीर आप तक रख रहे हैं हम। और 43 सीट्स, 43 सीटों पर आज पोलिंग शाम 5 बजे तक, जिसमें से 955 बूथ ऐसे हैं जिसमें पोलिंग होगी 4 बजे तक ही। और इसको लेकर भी जो सत्ता पक्ष वहाँ का है, यानी हेमंत सोरेन का जो पक्ष है, उसने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतें बहुत सारी दर्ज होती रहती हैं, अमल कितनों पर होता है वो आप जानते हैं। एक छोटी सी बात और भी रखना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त उधर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है वो मतदाताओं के लिए। एक ट्वीट अभी आप राहुल गांधी के भी आप देख रहे थे, और ट्वीट जो है वो कल्पना सोरेन का भी है, हेमंत सोरेन का भी है। कुछ ट्वीट्स ले आइए और कुछ बाइट्स हो तो उसको ले आइए, फिर समीर जी के पास आते हैं। झारखंड चुनाव को लेकर बहुत कुछ यहाँ जानना समझना ज़रूरी है। जरा पहली प्रतिक्रिया समीर जी, झारखंड। जिस तरह से अभी आपने कहा राजीव जी की चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज कराई है कि 4 बजे तक ही कुछ जगहों पर क्यों पोलिंग होगी, तो चुनाव आयोग पर के सामने विपक्ष ने कई आपत्तियां दर्ज कराई हैं, कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि उनका संज्ञान किस तरह से लिया गया है। यहाँ तक कि आज जब यहाँ ये 43 सीटों पर मतदान हो रहे होंगे,
आज वहीं पर गोड्डा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हो रही होगी, वहाँ वो भाषण दे रहे होंगे। छोटा सा राज्य झारखंड है और ये जहाँ पर चुनावी राज्यों में उसी समय कुछ दूरी पर कुछ पास में रैलियां जब प्रधानमंत्री की होती हैं, इस पर एक दो बार नहीं कई बार आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ये सारी चीज़ें आपत्तिजनक नहीं लगती हैं, आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में नहीं आती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस तरह से अब झारखंड में ये मतदान हो रहे हैं और मुद्दों को लेकर जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच जो लड़ाई दिख रही है, उसमें कौन भारी पड़ता है, अब उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। पहले चरण का मतदान जब आज हो रहा है तो वहाँ की जनता इस बात को तय करेगी कि कौन किस पर भारी पड़ा है, किसके मुद्दे भारी पड़े हैं। और जो मुद्दे तमाम रहे हैं, चूँकि सरकार चलाने का जो फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी, ये दिखाई पड़ा लोकसभा चुनाव में भी कि उसके सरकार के ऊपर नहीं था। और जिस तरह से सरकारी एजेंसियों ने लोकसभा चुनाव के पहले काम किया था, आरोप बहुत सारे लगे थे विपक्ष के, और अभी भी झारखंड में भी अभी कल तक वहाँ छापेमारी की जा रही थी। तो इन सारी चीज़ों का भी चुनाव के नतीजों पर असर पड़ना तय है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोकसभा के चुनाव में पड़ा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जो असर पड़ा था। और यहां पर सबसे बड़ी चीज की आदिवासी समाज क्या सोचता है, क्या आदिवासी समाज, उधर भी आदिवासियों की टोली है और यानी बीजेपी में भी, और एक नहीं कई कद्दावर नेता बीजेपी के साथ हैं। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने अपने पार्टी का उसमें विलय कर दिया था। मधु कोड़ा आदिवासी नेता हैं, उनकी पत्नी जो कांग्रेस पार्टी में थी वो भी अब इधर बीजेपी में है। मधु कोड़ा खुद बीजेपी में है। रघुवर दास तो हालांकि आदिवासी समाज से नहीं है, लेकिन फिर भी कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अचानक उनका नाम 2014 में सामने आया था। आप याद कीजिए, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, 2 राज्यों के चुनाव थे। एक उस समय 2014 में जब नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तब हरियाणा में चुनाव हुए थे और इधर झारखंड में चुनाव हुए थे ऐसे ही। और हरियाणा में अचानक खट्टर साहब मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते हैं और इधर रघुवर दास आसीन होते हैं। दोनों को बहुत कम लोग, देश के लोग जानते थे। भले हरियाणा के लोग खट्टर को जानते थे, भले झारखंड के लोग उधर रघुवर दास को जानते होंगे, लेकिन देश के काफी कम लोग जानते थे इन दोनों नेताओं को। और दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। दोनों ही अलग अलग, क्योंकि उस राज्य के डोमिनेंट कास्ट से अलग थे, सोसाइटी से अलग थे, क्योंकि जाट सोसाइटी के खट्टर नहीं आते हैं और न ही रघुवर दास जो हैं वो झारखंड में आदिवासी सोसाइटी से आते हैं, लेकिन दोनों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब रघुवर दास का कद और ऊपर हो चुका है, क्योंकि वो राज्यपाल हैं ओडिशा के, और ओडिशा जो है वो भी आदिवासी राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है। 3 राज्य लगे हुए हैं, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तीनों राज्यों में से 2 राज्य जो है वो अभी बीजेपी के पास है। और ओडिशा में तो एक अलग ही कमाल कर दिया था बीजेपी ने, जब नवीन पटनायक 5 बार के वहां पर मुख्यमंत्री वो हार गए थे और पूरी की पूरी लुटिया गोल हो गई उनकी। और वहां पर कांग्रेस का तो खैर कोई नामो निशान नहीं, लेकिन बीजेपी वहां पर सत्ता पर काबिज हुई। और झारखंड में अब क्या कुछ होगा वो हम देखेंगे 23 तारीख को। लेकिन उससे पहले इतने कद्दावर, इतने बड़े बड़े नेता अमलेंदु जी इसमें बीजेपी में, लेकिन फिर भी बीजेपी को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्या कारण हो सकता है? देखिए राजीव जी, एक तो बीजेपी को मेहनत तो करनी ही पड़ रही है, लेकिन बीजेपी झारखंड पर कब्जा करना क्यों चाहती है, सवाल ये है। असल में झारखंड पे कब्जा इसीलिए करना है, जो कि कल्पना सोरेन ने भी कल कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉर्पोरेट घराने हैं। और हम लोग भी राजीव जी लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड इसलिए चाहिए चूँकि झारखंड के जो जल जंगल जमीन है उन पर एक खास औद्योगिक घराने का कब्जा कराना है, उसको बेचा जाना है झारखंड एक तरीके से। तो ये भारतीय जनता पार्टी की असली मंशा है। तो इसीलिए तमाम, जब बताइए 5 आपने पूर्व उप मुख्यमंत्री जरा सुन लेते हैं जो आप कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं और आगे चर्चा करते हैं। आप अपनी बात आगे रखिएगा, जरा सुनते हैं, सुनिए। सरकार बैठी रहती है, आपको समझना होगा, ये झारखंड को कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहते। ये झारखंड के पिछड़ों को
तो आप देख रहे थे यहाँ अमलेंदु जी और समीर जी, यहाँ तस्वीर जो है वो बहुत कुछ बयां इसलिए कर रही है क्योंकि लगातार सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेहनत की है इस चुनाव में तो कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन है। हम लोग जब कल्पना सोरेन का इंटरव्यू लेने के लिए गिरिडीह गए थे, हम तो चुनावी यात्रा पे थे, अचानक इनसे बात हुई और इन्होंने ये तैयार हो गई कि इंटरव्यू देना है, ठीक है आ जाइए। गिरिडीह जब पहुँचे तो मालूम हुआ कि मैडम जो हैं वो सुबह निकलती हैं और देर रात आती हैं और 6-6, 8-8 सभाएं कर रही हैं। कल्पना सोरेन की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इनको उसके अलावा चूँकि छोटा सा राज्य है और उसमें आपको कम्यूट करने के लिए रोड से ज़्यादा आना जाना होता है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था उतनी नहीं है छोटे राज्य के कारण, लेकिन इसको मैनेज कर रही थी कल्पना सोरेन। ये आप समझिए कि 4 मार्च को इनका राजनीति में पदार्पण होता है। 31 जनवरी को इनके पतिदेव यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो गिरफ्तार होते हैं। 4 मार्च को ये राजनीति में आती हैं और उसके बाद उपचुनाव में जीत के आती हैं। गांडे से चुनाव जीत के आई है, वहीं गिरिडीह के पास गांडे है। गिरिडीह में 6 अलग अलग वो हैं सीटें हैं, विधानसभा है, और उसमें से एक गांडे भी है और वहाँ से जीत के आती हैं और उसके बाद से एक अलग नेता के रूप में नज़र आ रही हैं। आप देखिए जो तस्वीरें, हमने महिलाओं से काफ़ी बातचीत की थी उस समय अलग अलग जगहों से, जब हम धनबाद गए, इधर हज़ारीबाग गए, इधर गए, सब जगह अलग अलग लोगों से हमने जो बातचीत की तो साफ यहाँ पे समझ में आया कि इनकी डिमांड एक मजी हुई, एक मजबूत नेता के रूप में इनकी छवि बन चुकी है, इसलिए इतनी डिमांड है। आइए जरा एक छोटा सा उस इंटरव्यू का पार्ट आपको दिखाना चाहता हूं, जो इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था। आज ये क्यों जरूरी है उसके बाद आपको बताता हूं, क्योंकि ऐसे नेताओं के बारे में चर्चा होनी चाहिए। कल्पना सोरेन जैसी नेताओं को, महिला नेताओं को आगे आना चाहिए। और अगर चाहते हेमंत सोरेन तो कहते ठीक है तुम घर देखो, परेशानियां देखो, इनको झेलो, लेकिन उन्होंने भी बाहर निकाला। तो पुरुषों का भी कितना योगदान होता है महिलाओं को आगे बढ़ाने में, वो सब कुछ यहां दिखाई देता है। हेमंत सोरेन चाहते तो अभी तक ये राजनीति में, सक्रिय राजनीति में नहीं रहती, चंपाई सोरेन को आगे किए हुए थे और चंपाई सोरेन पूरी पार्टी को बर्बाद कर देते, तबाह कर देते, लेकिन वैसा नहीं हुआ और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बच गया, ये समझ लीजिए। तो इसलिए जरा ये सुनना जरूरी, सुनिए जरा क्या कह रही हैं कल्पना सोरेन उस इंटरव्यू में। ये सोच जो है, जो रूपरेखा है वो हेमंत जी की है और कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि झारखंड बने हुए देखिए 24 साल हो गए हैं। 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर में किसी ने सत्ता अगर चलाई है वो बीजेपी ने चलाई है, लेकिन पहली बार अपनी खुद की अबुआ सरकार जो झारखंड की आधी आबादी महिलाओं के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लेकर आती है, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि ये सोच अपने में ही एक क्रांतिकारी है। और अगर झारखंड में ये पहली बार ये कदम उठाया गया है, आप समझिए कि जैसे आपने बताया सर कि दिहाड़ी की महिलाएं हैं, उनको भी इसका लाभ पहुंच रहा है। यही सोच है, अंतिम पायदान तक जो जो खड़ा है उसको हर एक योजना का लाभ मिल सके। और बात सिर्फ हम राशि की नहीं करना चाहते, बात हम उस सोच की करना चाहते हैं जिसकी शुरुआत, जिसकी उपज हेमंत सोरेन जी ने की है। और महिलाएं हमेशा क्या करती हैं, आपके घर में भी हैं, हम लोग भी पहले क्या करते थे, अपने घर में बच्चे हैं, पति हैं, सास ससुर हैं, सबको सही समय पे एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग बांटते थे कि सुबह में जल्दी उठना है, बच्चों को जल्दी तैयार करना है और करके सही समय पे भेज देना है। फिर पति तैयार होंगे, उनको देना है, सास ससुर को दवाई देनी है और उसके बाद में जब वापस आएंगे एक टाइम मैनेजमेंट रहता था, वो इतने बजे आएंगे, इनको खाना देना है, बच्चों को फिर पढ़ने के लिए बैठाना है। तो अब सोचिए कि सुबह से लेकर अगर घर चलाने का काम अगर गृहिणी करती है तो वो कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट होता है। और मैं गृहिणियों को इसलिए भी बहुत मान सम्मान करती हूँ क्योंकि मेरी माँ है या हेमंत जी की माँ है, उन्होंने भी यही किया, या सबके घर में, आपके घर में भी जो महिलाएं हैं वो भी यही करती हैं। तो कहीं ना कहीं एक अगर गृहिणी को अगर आप थोड़ा सा मीठे बोल दें कि आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, अरे मम्मी तुमने इतना पढ़ाया, देखो ना कितना अच्छे नंबर आए हैं मेरे, वो कुछ नहीं चाहती, वो बस 2 मीठे बोल चाहती है। और आज कहीं ना कहीं ये संवेदना हर किसी महिला के अंदर में है। और ये पहली बार है झारखंड में कि महिलाओं के लिए
ऐसी योजना लाई है और इसका सीधा लाभ उनको मिल रहा है। 55 लाख से अधिक महिलाओं को 3 किश्त भी मिल चुकी है। पहली किश्त तो रक्षाबंधन में, दूसरी किश्त करम पर्व में, तीसरी किश्त हमारी दुर्गा पूजा में, अब हम लोग के झारखंड में यहाँ पर में मनाया जाता है छठ पर्व, तो उसमें आपकी चौथी किश्त आ जाएगी। मतलब मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि सोच को लाना और उसको धरातल तक उतारना और अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुँचाना, ये काबिले तारीफ है और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है और इसके लिए बहुत ज़्यादा वो अपनी खुशी भी जाहिर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार झारखंड की आधी आबादी देखिए, घर की महिलाएं जो चाहती हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हो, चाहे वो घर की गृहिणी क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी ने भी इसी वादा तो ऐसा ही किया, प्रॉमिस किया है कि गोगो दीदी योजना। अच्छा, ये वही चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब 20 साल उन्होंने राज किया था उस वक्त वो क्यों भूल गए थे हमारी आधी आबादी को, और अब क्यों याद आ रहा है उनको जब हेमंत सोरेन जी ने ऑलरेडी एक कल्याणकारी योजना दे दी है। अगर वाकई में आपको ये लगता था कि महिलाएं गेम चेंजर हो सकती हैं तो आप 20 साल आप लोगों ने शासन के आप ला सकते थे। आपको अब क्योंकि ये क्रांतिकारी योजना जब धरातल में हेमंत सोरेन जी डाल चुके हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है और आप लोग जानते भी हैं कि आदरणीय बेबी देवी जी की अगुवाई में हम लोगों ने, साथ में दीपिका पांडे जी भी थी, हम लोगों ने मिल करके सम्मान यात्रा निकाली थी, मैया सम्मान यात्रा, और हम लोगों ने 3 प्रमंडल का भ्रमण भी किया था। तो कहीं ना कहीं वो देख के ये ज़रूर ये घबरा गए कि यात्रा झारखंड में ये पहली बार हो रहा है कि किसी योजना के लिए, मैया की योजना के लिए, मैया के द्वारा मैया के पास पहुंचने का काम किया है। तो अगर उनको ये डर इतने देर में पता चल रहा है तो अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि सोच तीर निकल चुका है और हेमंत सोरेन जी ने अपनी महिलाओं के लिए कल्याणकारी उनके झोली में डाल दी है। इसमें एक चीज़ और आपने जोड़ी है, बिजली बिल माफ़ की। हाँ जी। तो इसकी भी काफ़ी, मैं कल ही देख रहा था, आपके भाषण को भी सुन रहा था, तो बिजली बिल माफ़ी की बात भी लगातार आप लोग कर रहे हैं। इसका कितना बेनिफिट अभी तक दिखाई दे रहा है? देखिए, बेनिफिट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है। आज एक सरकार का काम क्या होना चाहिए? एक सरकार का काम होना चाहिए कि अपनी जनता, अपनी आवाम के लिए हमेशा खड़े रहना। और अगर आज इस महंगाई के दौर में जब हमारे खाने पीने, कपड़े लगते या फिर हमारे, आप बोल सकते घूमने फिरने के लिए गाड़ी में तेल डालना, हर चीज़ महंगा हो चुका है। आप उस समय सोचिए कि इतनी भार अगर आपके सर पे है और झारखंड सरकार आपके बिल की माफ़ी, आपको पता है किसी का 5,000 का बिल है, किसी का 10,000 का बिल है, 50,000 का बिल है, लाख का बिल है, और उनके चेहरों में, उनकी आंखों में जो उत्साह मैंने देखा जब मैंने अपनी बातों को रखती हूँ, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो उनको इसकी भी होती है कि बिजली बिल की भी माफ़ी हुई है। आप सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति का भार उठाते हैं और उसके भार को हल्का करने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक विश्वास भी जागता है और एक आत्मविश्वास जागता है कि मेरा अपना कोई खड़ा है मेरे साथ में, जो मेरे लिए, मेरे दुखों में हमेशा निरंतर खड़ा है और मेरा साथ दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी खुशी या इसका जो उनका एक विश्वास है कि मेरा कोई साथी है, और वो साथी है अबुआ सरकार, और वो साथी है हेमंत भैया, हेमंत दादा। कल्पना जी, लोकसभा चुनाव के पहले के दौरान हाँ जी, इंडिया गठबंधन की मुंबई में रैली हुई। हाँ जी, जहाँ से आपकी राजनीति में नेशनल लेवल पे आपका पहली स्पीच मेरे ख्याल से हुई थी। हाँ जी। वहाँ एक वाक्य आपने कहा था और सुन रहे थे हम लोग जी, कि चंपई चाचा यहाँ बैठे हैं। हाँ जी। अब वो चंपई चाचा तो वहाँ नहीं बैठे जी, तो कहीं और बैठे जी। तो उसका कितना नुकसान है, और क्या ये जो मैया सम्मान योजना है उसका इम्पैक्ट कुछ कम करने में रोल प्ले करेगी? चंपई सोरेन का कितना सेटबैक पार्टी को है? देखिए, मैं अगर आपको कहना चाहूँ, वो हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, और पार्टी से बहुत वर्षों से, जब से बाबा हैं तब से वो जुड़े हुए हैं। उनके साथ में, उनके अंडर में उन्होंने काम भी किया है और उनको बहुत अभिभावक तौर पे मानते हैं। और एज अ जूनियर वन, अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं उनको चाचा जी, अपने ससुर जी जैसा ही मानती हूँ। और कहीं ना कहीं पार्टी को एक अपना व्यक्तित्व, जो अपना व्यक्तित्व खुद रखते हैं, उनका अगर
उनकी विचारधारा बदलती है तो मैं कहीं ना कहीं ये समझती हूँ कि ये उनका पर्सनल व्यू था, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक अपना अगर बड़ा अगर रहता है तो मुझे लगता है कि हम छोटों को भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे अनुभव सीखने को मिलते हैं। आशीर्वाद मिलता रहता हाँ जी। क्या वो आहत हैं मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर? ये तो देखिए उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कह सकती। मैं तो आपको वही बोल रही हूँ। तो सुन रहे थे आप यहां पर कल्पना सोरेन का इंटरव्यू, जिसमें वो चंपाई सोरेन के बारे में भी खुल के बात कर रही हैं और क्या वो आहत हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए चंपाई सोरेन। तो यहां कल्पना कह रही हैं कि ये तो उनका है, व्यक्तिगत मामला है, उस पर मैं कुछ खुल के नहीं कहूंगी। लेकिन मजेदार बात यहां पर यह है कि कल्पना सोरेन इस इंटरव्यू में खुलकर उन तमाम मसलों का जवाब देते हुए नजर आई। एक मजी हुई, एक स्थापित नेता के रूप में यहां पर नजर आती हैं कल्पना सोरेन। और जब ये जाती हैं चुनाव प्रचार में तो आप देखिए कैसे लोग जो हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग चाहते हैं सुनना उनको, देखना उनको। यही एक नेता की पहचान बनती है जो ऑलरेडी बना चुकी हैं कल्पना सोरेन। हमारे साथ दो साथी यहां मौजूद हैं, समीरात्मज मिश्र जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। जल्दी से अमलेंदु जी आप तक आना चाहूंगा। बहुत कुछ यहां पे हम झारखंड की बात कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से झारखंड में पोलिंग हो रही है। 2019 के नतीजे आपके स्क्रीन पर हैं। 27 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में उस समय आई थी। 27 कैसे थी? तो 17 सीटें, इसमें से 27 में से 17 सीटें जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी, 8 7 15 यानी 25 सीटें हो गई। बची 2 सीटें, एक आरजेडी और एक एनसीपी, ये मिलाकर 27 सीटें और 14 सीटें वहां एनडीए के खाते में, जिसमें से 13 सीटें सीधे सीधे बीजेपी जीत के आई थी और एक सीट जो है बाबूलाल मरांडी की पार्टी जीत कर आई थी। बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो है अब वो आ चुकी है, झारखंड विकास मोर्चा जो है वो अब विलय हो चुका है उनका बीजेपी में। जो झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, बाबूलाल मरांडी की पार्टी, उसका विलय हो चुका है। एक सीट वो जीत के आए थे बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के। अब इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता इनके साथ हैं और उसके बाद चंपाई सोरेन भी हैं जिनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। कोल्हान एरिया में 14 सीटें हैं। अब उन 14 सीटों पर क्या बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की निगाहें उन्हीं आदिवासी सीटों पे है, क्योंकि बीजेपी ने यह भी देखा कि 2019 का चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इन दोनों चुनावों में आदिवासियों ने बीजेपी को नकारा है और खासकर झारखंड में, और इसलिए आदिवासियों को अपने पाले में ले आओ। लेकिन इसका असर दिखाई देता है क्या धरातल पे? देखिए राजीव जी, अगर इसका असर होता तो 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी की पार्टी का अपने में विलय करा ले रहे हैं, चंपाई सोरेन को ले आ रहे हैं, मधु कोड़ा को ले आ रहे हैं। तो आप इतने सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को ले आ रहे हैं और ये इनके सबके परिवार के लोग लड़ रहे हैं राजीव जी। अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ रही हैं, बाबूलाल मरांडी खुद लड़ रहे हैं, चंपाई सोरेन लड़ रहे हैं, उनके पुत्र लड़ रहे हैं। तो जो भाजपा का परिवारवाद है, उस परिवारवाद के बाद भी आपको बांग्लादेशियों की याद आ रही है, वहाँ आपको लाना पड़ रहा है, समाज तोड़ने की बातें करनी पड़ रही हैं। और हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जो समाज तोड़ने की बातें कर रहे हैं इनको वोटों से कूटना है। जी, तो जरा सुन लेते हैं, वोटों से कूटना है। जो समाज तोड़ने की बात कर रहे हैं उनको वोटों से कूटना है, ये कल कह रहे थे शाम को हेमंत सोरेन। जरा हेमंत सोरेन की इस बाइट को ले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुनना कि वोटों से कैसे कूटना है। वोट की चोट, सुनिए जरा हेमंत सोरेन को। ये लोग कहते हैं अब यहाँ जो ये लोग आजकल यहाँ अफवाह उड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और समाज को बांट रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये इनका नेता लोग आके बोलता है मुख्यमंत्री सब अलग अलग राज्य का। इस राज्य का लोग ना बटा है ना टूटा है। इस चुनाव में इसको वोट से कूटना है। तो वोट से कूटना है। समीर जी क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, लोकतंत्र में कहा ही जाता है कि वोट की चोट, और ये उनकी अपनी एक कह लीजिए कि क्षेत्रीय भाषा है, उसका एक प्रभाव है। और दूसरे जो एक तुक मिलाने वाली भी बात है, तो वोट की चोट की ही बात वो कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात है। और अभी जो अमलेंदु जी ने कहा कि अब जाहिर सी बात है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल इलाका है और भारतीय जनता पार्टी को उस इलाके में सफलता नहीं मिली, वहाँ से उनको एक तरह से नकारा गया।
तो अब कोशिश उनकी है कि जितने भी वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा जो आदिवासी नेता हों उनको अपनी तरफ कर लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये आदिवासी नेता वहाँ जाकर अपनी पार्टियों को छोड़कर बगावत कर और बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ की आदिवासी जनता उन्हें कितना स्वीकार करती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये सारी बातें, और आप बिल्कुल अभी जो बात हम लोग कर रहे थे कि घुसपैठियों की बात हो रही है आदिवासी इलाकों में, ये भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह के ही मुद्दे अभी भी हैं। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही मुद्दे थे और अभी भी हैं। लेकिन इन मुद्दों की ज़रा कड़ी आप देखिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ तो रहे हैं उनके मुताबिक, लेकिन आज प्रधानमंत्री की गोड्डा में रैली है, बड़ा पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर अडानी का चल रहा है। और अभी अमलेदु जी ये कह भी रहे थे कि झारखंड में बड़ी जो लड़ाई है इसी बात की है कि पूरे झारखंड की जितनी चीज़ें हैं वो कुछ एक उद्योगपतियों को दी जा रही हैं, उनमें नंबर 1 अडानी है। और गोड्डा के पावर प्लांट की बिजली जो है वो मिलती है बांग्लादेश को। तो और घुसपैठिए लेकिन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, वो हेमंत सोरेन की सरकार में आ रहे हैं। वही सवाल ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी हैं कि 20 साल तो सरकार में आप रहे हैं, घुसपैठिए उस समय नहीं आते क्या, जब दूसरी पार्टियों की सरकार होती है तभी आते हैं। तो अपने मुद्दों पर बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि पिछले कई चुनाव से हम देख रहे हैं जिनमें लोकसभा चुनाव भी शामिल है, कि अपने मुद्दों पर वो खुद ही घिरी हुई है। कि आप जब 10 साल पहले 2014 से पहले ये आरोप लगा दिया करते थे, चाहे किसी भी पार्टी पर, चाहे कांग्रेस पार्टी पर या राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों पर, क्योंकि उनकी सरकारें रहा करती थी। अब तो ज़्यादातर जगहों पर आपने, और केंद्र में लगातार आप तीसरी बार सत्ता में आए हैं, भले ही कम सीटों के साथ आए हैं, लेकिन एनडीए की सरकार को आप लीड कर रहे हैं। तो अब आप किस पर आरोप लगाएंगे? लेकिन आपके पास अपनी उपलब्धियों की बजाय ये आरोप ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई वही है जिसकी चर्चा हेमंत सोरेन कर रहे हैं कि वोट की चोट से ही ये लोकतंत्र में समझाया जाता है, और किसकी बातों से आप कितना कन्विंस हो रहे हैं इसका जवाब दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसकी बातों से कितना कन्विंस हो रहे हैं आप, और वोट की चोट। और यहाँ पर जो बात रख रहे हैं हेमंत सोरेन बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे बेहतर चोट और क्या हो सकती है, वोट की चोट। लेकिन झारखंड क्यों इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, ये समझना भी जरूरी है। झारखंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड मिनरल्स रिच स्टेट है, और यहाँ पे दूसरा स्टेक अदानी का लगा हुआ है, गोड्डा, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। उसी गोड्डा की बात आप बता भी रहे थे कि अदानी का वहां पर पावर प्लांट है, जहां से अभी तक बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करते थे, ये कंपनी करती थी, अदानी की कंपनी। लेकिन अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां जो कुछ हुआ, और उसके बाद से अदानी साहब का वो पावर प्लांट खतरे में है, और उसको भी सिक्योर करना है। उसके अलावा दूसरे मिनरल्स पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वही हाल उधर ओडिशा में था, और वही हालत थी यहाँ कमोबेश छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में तो वहाँ के आदिवासी, आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी कहीं हैं, नंबर 1 पोजीशन छत्तीसगढ़। और उसमें भी हसदेव बांगो परियोजना, एक जिसके एक पूरा का पूरा जंगल का एरिया है, अभ्यारण्य है, और वहां पर उसके नीचे कोयले का खान है, और वो ऑलरेडी ले चुके हैं अदानी साहब, और उसकी कटाई हो रही है। वहां के आदिवासियों ने ये सोचा कि सरकार अगर बदल जाएगी, यानी भूपेश बघेल की सरकार चली जाएगी, तो जो सरकार आएगी बीजेपी की सरकार, वो हमारी मदद करेगी। क्योंकि भूपेश बघेल अगर रहेंगे तो छत्तीसगढ़ में ये एरिया जो हसदेव बांगो का एरिया है, उस एरिया में वनों की कटाई होगी और वहां से आदिवासी खदेड़े जाएंगे। ये मैसेज पहुंचा दिया गया था, और ऐसे मैसेजेस खूब पहुंचाए गए। बट ऑब्वियस है, आप जानते हैं कि ये राजनीतिक जो एक वहां पर चाल चली जाती है, वो चाल थी, और उस चाल में वहां के आदिवासी फंस गए। आदिवासियों ने जमकर बम्पर वोटिंग कर दी बीजेपी के पक्ष में, और बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार जैसे आती है, धड़ाधड़ वनों की कटाई हो रही है, आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। वहां पर आदिवासियों का मोर्चा टिका हुआ है, आंदोलन कर रहा है, उनको हटाया जाता है, भगाया जाता है। लेकिन वहां पर अब कब्जा हो चुका है अदानी की कंपनी और सरकार की मिली भगत का। ये आप सब जो छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो और अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या कुछ वहां चल रहा है। ऐसी ही हालत, ऐसी ही सूरत हाल आप आने वाले समय में देख सकते
सकते हैं इधर ओडिशा में भी, और देख सकते हैं अगर सरकार इनकी बनती है बीजेपी की तो यहां पर भी, यानी झारखंड में भी। तो ये चुनौती है हेमंत सोरेन की तरफ से कि वोट की चोट दीजिए और आप अपनी सरकार चुनिए, आदिवासियों के हक की बात कीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि आप देखिए, पहले आप आदिवासी नहीं कहते थे, इनको बनवासी कहते थे। आदिवासी और बनवासी के फर्क को समझिए। वो बनवासी आपको क्यों कहते हैं? वन में रहने वाला, वन में वास करने वाला बनवासी। वनों में वास कौन करता है आज की तारीख में? वनों में वास करता है कौन? तो जानवर। उनको भी हम नहीं छोड़ते हैं, उनको भी पिंजरे में रख देते हैं। तो आप उसको जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप आदिवासियों को, और आदिवासियों का मतलब साफ साफ है जो आदि मानव, जो यहाँ का ओरिजिनल, यहाँ का जल जंगल जमीन का जो हकदार है वो है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको समझना जरूरी है। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा कमेंट जरूर चाहूंगा अमलेंदु जी कि आदिवासियों के हक की बात, और यहीं पर लड़ाई जो है वो शुरू होती है। और राजीव जी देखिए, पूरी दुनिया में आदिवासियों की लड़ाई जो है एक तरीके से देखी जा रही है, और जहाँ जहाँ पूंजीवादी सरकारें हैं या जहाँ जहाँ पूंजीवादियों का आधिपत्य है वहाँ वहाँ संकट आ रहे हैं। भारत में भी जल जंगल ज़मीन पे जो है जिससे मोदी सरकार आई है तब से खतरे ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अभी मैं राजीव जी कुछ साल भर पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और रिपोर्ट ये था कि जहाँ भी प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित हैं वहाँ आदिवासियों की आबादी है पूरी दुनिया में। मतलब जहाँ जहाँ इंडिजीनियस पीपल्स हैं, यानी जहाँ जहाँ आदिवासी हैं, वहीं जल जंगल ज़मीन सुरक्षित हैं। तो हेमंत सोरेन जो जल जंगल ज़मीन सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पे और यहाँ के खनिज संपदा जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी की गंदी निगाह लगी हुई है, यही शब्द इस्तेमाल किए हेमंत सोरेन ने, वो साफ तौर पर राजीव जी दिखाई दे रहा है। और ये वास्तव में झारखंड में जो लड़ाई है वो झारखंड की प्राकृतिक संपदा को बचाने की लड़ाई है, प्रकृति को बचाने की लड़ाई है, और जल जंगल ज़मीन को बचाने की लड़ाई है। राजीव जी बिल्कुल, जल जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई झारखंड के जो वहां के लोग हैं, वहां के आदिवासी हैं, वो लड़ रहे हैं। और वो किसी भी राजनीति से भले प्रेरित हों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई में लोगों को आगे आना चाहिए, वही आपको आज की तारीख में बचा पाए। और जो साथी हमारे दिल्ली से देख रहे होंगे, दिल्ली एनसीआर से इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो दिल्ली के अपने घर के बाहर निकलिए और खिड़की खोलिए और देखिए क्या हालत है। अभी गैस चैम्बर में इस वक्त दिल्ली तब्दील है। सुबह से सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। इसी दिल्ली में इतनी बुरी हालत है दिल्ली की। आप आखिर ऐसी हालत क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि आप जंगलों की कटाई कर रहे हैं, लगातार ऊंचे ऊंचे मकान बना रहे हैं, और पराली जलाने और बाकी चीजों पर रोक नहीं है, पटाखों पर रोक नहीं है। दिल्ली गैस चैम्बर में इस वक्त तब्दील हो चुकी है। यह हर बार की हालत होती है, हर साल की ऐसी ही हालत है। तो इन चीजों को बचाने के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को, और जो आदिवासी कहलाते हैं, और जो आदिवासी नहीं है, उनको भी आगे आना चाहिए। और यहीं से जब आज ये बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो लोग वोट देने जा रहे हैं वो कम से कम इन बातों का ख्याल रखें कि हमको कैसी सरकार चुननी है। आपको अपने रहनुमा नहीं चुनने, बल्कि आपको अपनी सरकार चुननी है। यहां रहनुमा और सरकार में फर्क है दोस्तों, इस फर्क को समझिए। आप डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। ये डेमोक्रेसी वो नहीं है कि आप के ऊपर कोई सरकार थोप दी जाए। और यहीं पर राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका रोल ज्यादा हो जाता है, उन पर निगाहें ज्यादा टिक जाती हैं। जरा एक कमेंट चाहूंगा जल्दी से समीर जी आपसे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो उसमें चुनी हुई सरकार, जनता जिनको चुन रही है तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमने जिसको वोट दिया है वही चुनी जा रही है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया चुनाव आयोग का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, कि विपक्ष की शिकायतों को इस तरह से वो इग्नोर करते दिखाई पड़ते हैं कि जैसे विपक्ष मजाक कर रहा हो। बहुत गंभीर मसला है ये। चुनाव आयोग के ऊपर अगर आरोप लगातार ये लगते हैं कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के फेवर में काम कर रहा है, उसके हिसाब से काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, जो कि लगातार लग रहे हैं और अभी लगे हैं। अभी 2 दिन पहले भी कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं चुनाव आयोग के सामने, जांच हो रही है। वहाँ महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री की 2 बार एक ही दिन में जाँच हो रही है। ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं। और चुनाव आयोग पर अगर ये आरोप लगें और लगातार लगते रहें तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए ये बहुत घातक है। बहुत कमज़ोर करने वाला तो है ही, बहुत ही घातक है। इसके परिणाम अच्छे
नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। 11 बज चुके हैं और लगातार उधर पोलिंग चल रही है और सुबह 9 बजे तक की पोलिंग जो है वो 13%, एक ठीक ठाक कह सकते हैं। 2 घंटे में 13% लोग निकल के आए थे बाहर। आज 31 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में और उसके अलावा वायनाड में एक राज्य वायनाड है जहां पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और ये जो लोकसभा का चुनाव, इसमें जो सबसे बड़ी कैंडिडेट अगर कहें तो वो हैं प्रियंका गांधी। तो वायनाड में प्रियंका गांधी की किस्मत आज पिटारे में कैद हो रही है। इधर 43 सीटों पर 43 सीट्स पे किस्मत जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके सहयोगी दल बीजेपी, उनके सहयोगी दलों की किस्मत जो है वो झारखंड में वो पिटारे में यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वो कैद हो रही है, जिसका रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। लेकिन उससे पहले 20 नवंबर भी है, जिस दिन बची हुई 38 सीटें झारखंड की और टोटल 288 सीटें महाराष्ट्र की, उन सब पर भी निगाहें रहेंगी। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की, पल पल की रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हम पहुंचाएंगे आपको कल से लगातार महाराष्ट्र से। लेकिन इधर झारखंड में जो चल रहा है वो आज दिन भर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस कार्यक्रम को अभी यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और अभी से ठीक 57 मिनट बाद, 57 मिनट बाद यानी 12 बजे ब्रेकिंग न्यूज रूम से लेकर आएंगे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और समीर जी, और उनके साथ आप फिर से जुड़ेंगे और झारखंड की खबरें, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है उसकी खबरें और देश में दुनिया में जो और भी पॉलिटिकल खबरें हो रही हैं वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं समीर जी आपका, अमलेंदु जी आपका, और बहुत शुक्रिया आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, आप सबका भी। और एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद 12 बजे से देखिए समीर जी के साथ, अमलेंदु जी के साथ, उसके बाद 2 बजे से देखिए लाइव सर्वमित्रा जी के और अमलेंदु जी के साथ, 4 बजे देखिए लाइव नजर नजरी